तो ये क्या है, हमारा केस नंबर बी है। किसके लिए? जब हमारा मीडियम जो है वो नॉन आइसोट्रोपिक है। तो आपको एक चीज पता है कि जब हम नॉन आइसोट्रोपिक की बात करते हैं तो नॉन आइसोट्रोपिक मींस से कि हमारी जो परमेबिलिटी है ऑफ kx इज नॉट इक्वल्स टू ky। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि kx इज नॉट इक्वल्स टू ky। और यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे बनता है हमारा रेक्टेंगुलर। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर बनता है। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक। ठीक है, इस केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीपेज के लिए जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है कि kx मल्टीप्लाई बाय डेल का स्क्वायर h अपॉन दी डेल x का स्क्वायर प्लस ky डेल का स्क्वायर h डिवाइडेड बाय डेल y का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये जो सीपेज है, सीपेज के लिए क्वांटिटेटिव इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे अगर ये नॉन आइसोट्रोपिक फॉर्म होगी। लेकिन ये ना लैप्लास इक्वेशन नहीं, दिस इज नॉट अ लैप्लास इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट क्या है? वो अनइक्वल है। दीज आर नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल होते तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? हमारी लैप्लास इक्वेशन है। लेकिन दिस इज नॉट अ अनइक्वल। और हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? लैप्लासियन नहीं है। स्ट्रक्चर इज नॉट, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर इज लैप्लासियन फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लैप्लासियन फॉर्म में ये नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमारी स्ट्रीमलाइन है और जो हमारी इक्विपोटेंशियल है, जो मैंने बोला था ना फ्लो लाइन, दीज आर आल्सो नोन एज अ स्ट्रीमलाइन। दीज आर आल्सो नोन एज अ स्ट्रीम लाइन। तो जब हमारी स्ट्रीमलाइन है और जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है ना, वो 90 डिग्री नहीं होगी। इट इज नॉट 90 डिग्री, इट इज नॉट 90 डिग्री नहीं होगी। और क्या है? ये जो हमारा फ्लो नेट है, इसको हम स्क्वायर सेल में भी ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको हम डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको डायरेक्टली जब हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म सर क्या ट्रांसफॉर्म? किस तरह से ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म मींस टू से, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, इसकी अगर जो आपको इसको डिफरेंट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x1, इस तरह से आपको अगर जो फॉर्म दे दिए, तो आपको क्या बोला? आपको बचपन में पढ़ाया जाता था कि आपको अगर इसको सॉल्व करना है, आप ऐसा करो, आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हो। अपॉन हमारा क्या कह सकते हैं? 1/t की फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था, है ना, कि मैंने नहीं, मतलब आपको बचपन में ये चीज बताई होगी कि आपको जब भी ये बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। वैसे ही क्या है कि जब हम इसको देखते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को देखते हैं फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, तो ये लैप्लासियन फॉर्म में नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए भी आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको सिर्फ एक ही चीज ट्रांसफॉर्म करनी है, दैट इज द x। क्या? x। मतलब आपको x और y तो पता ही है, दिस इज द y, दिस इज द x। अब हमारा नॉन आइसोट्रोपिक में होता क्या है कि जो ky है वो तो ऑलरेडी क्या है? वो तो ऑलरेडी कम रहता है। लेकिन जो हमारा kx है वो जनरली क्या रहता है? ज्यादा रहता है, बिकॉज दोनों इक्वल नहीं है। तो kx और ky में kx जो है वो बड़ा रहता है और ky क्या रहता है? छोटा रहता है। अगर मैं कुछ भी ऐसा कर लूं कि ये जो हमारी xt है, जो हमारी क्या है? x की फॉर्म है, इसको अगर मैं हटा के बिल्कुल थोड़े पास में ले आऊं, इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे जो हमारा पहले क्या हो रहा था, ये वाली फॉर्म है ना, जैसे कि मैं यहां पे एक और ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली फॉर्म थी हमारी पहली, है ना। इसमें हो क्या रहा था कि ये हमारे पास क्या है? इट इज द विड्थ क्या है? a है। दिस इज द हमारी लेंथ, तो ये क्या है? हमारी l है। तो आई कैन से कि जो उसका फ्लो फील्ड है, उस फ्लो फील्ड का जो एरिया रहेगा वो रेक्टेंगल वाला रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या स्क्वायर वाला नहीं रहेगा, मतलब a जो है दैट इज नॉट इक्वल टू l। क्लियर हो गया ये दोनों चीज। लेकिन अगर जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके यहां पे लिया, थोड़ा पास में लिया, तो यहां पे a जो है वो l के बराबर हो जाएगा। और हम इस पूरे फ्लो नेट को क्या कर सकते हैं? इस पूरे फ्लो नेट को एज अ स्क्वायर सेल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम चीजें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है जब हम नॉन आइसोट्रोपिक में कर देते हैं? पहली बात तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लैप्लासियन फॉर्म में नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली। ठीक है, वी कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली। हमको क्या करना पड़ेगा कि x को अगर जो मैं चेंज करूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसको चेंज कर रहा हूं, मैं अगर जो x को चेंज कर दूं, जो x था हमारे पास पहले, यानी ये बड़ा x था हमारे पास जो पहले, इस बड़े x को मैं अगर जो ट्रांसफॉर्म करके छोटे xt में ले आऊं, मान लो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो मैंने x को t पे ले आया, यानी बड़ा x छोटे xt में चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से स्क्वायर सेल आ गया। हम इसको लैप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी इन दोनों को इस तरह से करने का मतलब क्या है कि जो ky है वो kx के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी हमारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहां पे क्या है? कोएफिशिएंट्स आर अनइक्वल। तो इसी वजह से क्या करूंगा मैं? इस x वाली फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, किसमें? xt में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा? इसका डायरेक्टली मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या करूंगा मैं कि मैं सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरी सारी जो फ्लो नेट है वो क्या हो जाएगा? इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जो भी हमारे पास एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज हमारी एक्यूरेसी क्या रहती है? डाउन रहती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको प्रॉब्लम्स। आई कैन से कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, यानी अगर जो मैं ट्रांसफॉर्म ना करूं, इफ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, तो जनरली हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात, जो भी हमारा एनालिटिकल सॉल्यूशन है, एनालिटिकल जो हमारा सॉल्यूशन है,
ये एनालिटिकल जो सॉल्यूशन है इसको ढूंढना क्या हो जाता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो आई कैन से कि इसको ढूंढना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है। यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये जो डेल एक्स अपॉन डेल वाई है, ये इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, अनइक्वल है। क्लियर हो गया है ना। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो हमारा फ्लो नेट है ना उसमें विजुअल डिस्टॉर्शन आ जाता है, विजुअल डिस्टॉर्शन जो है वो आ जाता है। इसको विजुअल डिस्टॉर्शन आ जाता है जिससे क्या होता है, हमारा जो सीपेज का पाथ है, जो हमारा सीपेज का पाथ है उसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सीपेज पाथ कैन नॉट प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। क्लियर हो गया। तो इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म करना जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें सीपेज प्रेशर की, अपलिफ्ट प्रेशर की, हम क्या बोले कि जो हमारा सीपेज प्रेशर है, सीपेज प्रेशर लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है, डिस्चार्ज है, और जो हमारा अपलिफ्ट फोर्स है, उन सबको जो हम कैलकुलेट करेंगे ना वो इनएक्यूरेट आएगा। इट विल कम आर टू इनएक्यूरेट हमारे सामने आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो इस तरह से होगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं we have to transform it by substituting a transformed coordinate। अब मैंने बता दिया कौन सा वाला करना है, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट दैट इज xt फॉर x। फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू, आई कैन से कि x इज इक्वल्स टू xt इज इक्वल्स टू, छोटा ये दोनों है ना, xt इज इक्वल्स टू x अंडर द रूट ऑफ ky अपॉन द kx। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। यानी x के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं कि x इज विल बी इक्वल्स टू xt, ये ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ kx अपॉन द ky। समझ में आया। ठीक है, अब जो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है उसमें डाल के देखते हैं। देयरफॉर ऑन पुटिंग द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, अगर जब मैं यहां पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में डालूं, ठीक है, यहां पे क्या लिख दूंगा, यहां पे और लिख देते, ठीक है, और यहां पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में डालूंगा तो क्या हो जाएगा कि देयरफॉर जो हमारे पास kx है मल्टीप्लाई बाय क्या था, डेल स्क्वायर h अपॉन क्या है, यहां पे हमारे पास xt था, तो उस xt को जो हमारे पास x है यहां पे क्या x इज इक्वल टू xt है। सो आई कैन राइट, अगर जब मैं इसको x की जगह पे पुट करूंगा तो यहां पे पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, प्लस ky डेल का स्क्वायर h अपॉन डेल का स्क्वायर y। हमें को y को नहीं छेड़ना, हमें को x को छेड़ना है ताकि मैं स्क्वायर सेल में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, अब यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे क्या डेल का स्क्वायर इनटू x है तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल x का स्क्वायर, ठीक है, डेल y का स्क्वायर। यहां पे क्या लिख दूंगा, डेल x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डेल x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डेल x t का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा kx अपॉन ky आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है इसको हाईलाइट करके लिखो कि इसको अगर जो मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, पूरी इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, पूरी इक्वेशन विल बी चेंज इन दिस कि kx, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, kx मल्टीप्लाई बाय डेल का स्क्वायर अपॉन h, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने यहां पे क्या निकाली है, डेल x2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय kx अपॉन ky। ठीक है, उसको मैं यहां पे लिखता हूं डेल, यहां पे क्या आ जाएगा डेल xt का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, यानी kx वाला लिख देता हूं, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा kx अपॉन ky। क्लियर हो गया। अब मैं इसको ऊपर लिख दूंगा तो यहाँ पे इसको चेंज करके क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर h अपॉन डेल y स्क्वायर, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई ओवर वैल्यू, यहाँ पे ky भी है, यहाँ पे ky लिखा है, ky लिखा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, kx मल्टीप्लाई बाय ये वाला kx यहाँ पे ले आओ, डिवाइडेड बाय kx मल्टीप्लाई बाय डेल का स्क्वायर h अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल xt का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ky प्लस ky, तो ऑलरेडी जो पहले था वही लिखेंगे हम, साथ में क्या आ जाएगा डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कट के ky इन दोनों में से हम क्या हो गया, हमारी जो कॉफिशिएंट है, नाउ द कॉफिशिएंट इज इक्वल। ठीक है, इट इज नो मोर अनइक्वल। सो यहाँ पे हमारी ओवरऑल जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डेल का स्क्वायर h अपॉन डेल xt का स्क्वायर प्लस डेल h डिवाइडेड बाय डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी इन जनरल आपको ये चीज, ये वाली इक्वेशन पता लगी क्या लिखा मैंने यहाँ पे। अच्छा, इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखना तो लिख दिया हमने, जो भी लिखना था वो तो कहीं से भी देख के आप लिख सकते हो, लेकिन इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोलना क्या चाह रहा है। देखो, सबसे पहली बात, चेंज किसमें किया, हमने क्या बोला कि x को चेंज करके, x को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके, यानी xt अंडर द रूट ऑफ kx अपॉन द ky में मैंने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया, ky को मैंने ऐसे ही रहने दिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने x वाले को चेंज किया है, y वाले को मैंने क्या किया, सेम रखा है। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी कि ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। सेकंड ऑफ ऑल,
जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको दो फ्लो फील्ड के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब हमारी जो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये तो सबसे पहली बात तो यहीं पे बता देता हूं मैं कि देखो ये लैप्लाशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी दिस इक्वेशन इज बिकेम द लैप्लाशियन फॉर्म में, पहली बात तो। अब हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। सीपेज प्रेशर जो भी है वो सब कुछ क्या आएगा, हमारा करेक्ट आएगा, इस सारे फॉर्म में क्या आएगा, वो करेक्ट आएगा। दूसरा, हमारा जो पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो भी हमारी क्या थी, हमारी फ्लो फील्ड थी, द फ्लो फील्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, किस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो इन द स्क्वायर फ्लो फील्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। फ्लो फील्ड में क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन रियलिटी में कौन सा बनेगा, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड ही बनेगी। लेकिन स्क्वायर फील्ड क्यों निकाली, इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। रियलिटी में क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर ही रहेगा। हम इसको ऑन द पेपर चेंज कर रहे हैं स्क्वायर में, ताकि हमारी जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में मींस से मैं भी बताता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं बताता हूं। इसको अब यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास एक एक्चुअल डैम है, इट इज द एक्चुअल डैम। इस एक्चुअल डैम में कोई ना कोई हमारा क्या रहेगा, हेड डिफरेंस रहेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, सीपेज जो है वहां से देखने को मिलेगी। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास हार्ड स्ट्रेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सॉइल है। तो यहाँ पे फ्लो नेट बनना जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। फ्लो नेट जो है वो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। अब सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे हमने किया क्या, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने किया क्या। जब भी हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या पता है, जो के वाई है वो तो हमको पता है कि वो तो छोटा ही है ना। लेकिन जो के एक्स है वो ज्यादा है, ठीक है। के एक्स क्या है, ज्यादा है, किसमें, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में। ऐसी सॉइल जिसका परमेबिलिटी ऑन डिफरेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। यानी के वाई पे हमारी जो परमेबिलिटी है वो छोटी है, लेकिन के एक्स वाली क्या है, हमारे पास परमेबिलिटी ज्यादा है। ये चीज मैंने आपको बताई कि वाई इट इज बीइंग हैपनिंग, क्योंकि के पैरेलल जो है वो क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू के परपेंडिकुलर। समझ में आया। अब हमने बोला कि इससे निकलने वाली जो क्वांटिटेटिव इक्वेशन है वो है के एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारा पार्शियल डिफरेंशियल, दैट इज द डे एच अपॉन द डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर, ठीक है, एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये है इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटेटिव इक्वेशन है, ये लैप्लाशियन फॉर्म में नहीं है। हमने बोला कि मैं x को अगर चेंज करके x ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे जो हमारे पास x ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे जनरली हमारे पास मिलेगा क्या कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एच अपॉन डेल एक्स टी का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन एच अपॉन दी डेल वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्म मिलेगी कब, जब हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, जो भी रेक्टेंगुलर फील्ड पहले बनी थी, अब उस रेक्टेंगुलर फील्ड में के वाई और के एक्स जो है, अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करके इस वाले फॉर्म में ला रही है, यानी ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में जनरली हम करेंगे क्या, ये जो हमारा एक्चुअल डैम है, इस डैम की जो हमारी क्या है, ये जो हमारा डैम है, इस डैम को हमने क्या कर दिया, जनरली ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दिया। क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया, यानी इस फॉर्म में मैं इसको ले आया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपको फ्लो फील्ड दिख रही थी, पहले रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड दिख रही थी, अब कौन सी फॉर्म में दिख रही है, वो आपको अब जनरली अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। किसके फॉर्म में दिख रही है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। और जो पहले 90 डिग्री नहीं बन रही थी, लेकिन अब जो है वो 90 डिग्री बनना क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने कौन सा वाला बनाना है, रियलिटी में बनेगा तो कौन सा, यही वाला बनेगा, लेकिन हम कौन से में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी के वाई और के एक्स जो है दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। समझ में आया आपको ये दोनों चीज। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, पतला कमरिया वाला, दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, इट इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ठीक है। यहां पे जब मैं देखूंगा, यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहां पे रेक्टेंगल बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। यहां पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब है कि इसका a इज इक्वल्स टू इसका a, यानी ये दोनों a क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको पहले बताई, यानी इसको आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मैंने इसको A से रिप्रेजेंट किया है, तो A एंड A क्लियर हो गया, ये हो गया। अब उठता है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो हमारा A है वो यहाँ पे A क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, हमारी लेंथ किस में चेंज रहेगी। मैंने क्या बोला कि x नॉर्मल विल बी इक्वल टू s ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय द x, हमारा k x अपॉन दी k y के बराबर है ना। तो ये किसका होगा, कोई भी सर्टेन लेंथ को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करें तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेंथ यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, लेंथ यहाँ पे एक्चुअल में है b, ठीक है। यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है हमारे पास, दैट इज द b, या फिर आप लेंथ बोलो या फिर इसको b बोलो, ठीक है। एक जनरल सी बात करता हूं मैं, यहाँ पे जो हमारी लेंथ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इट इज द लेंथ l है, और ये कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेंथ है, ठीक है। तो जो हमारा LT होगा, LT किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर मैं LT की बात करूं, या फिर मैं इसको क्या लिखूं, और आई कैन राइट B मैंने लिख दिया, ठीक है, फॉर द इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक्चुअल में हमारी जो लेंथ थी दैट विल बी इक्वल्स टू जो हमारी B है, जो यहाँ पे क्या है XT है, या फिर आप क्या बोलो B लिखो मल्टीप्लाई बाय KX मल्टीप्लाई बाय KY, या फिर आप क्या लिखो दैट इज इक्वल्स टू L ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय द KX अपॉन दी KY। इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको, यानी यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ आएगी, मान लो अगर मैंने B मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, B मल्टीप्लाई बाय KX अंडर द रूट ऑफ KY। समझ में आया आपको जो भी चीज मैंने बताई कि यहाँ पे B क्या है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल B रहेगा, यहाँ पे जो एक्चुअल हमारे पास B रहेगा, B एक्चुअल
बी एक्चुअल विल बी इक्वल टू जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और मल्टीप्लाई बाय के एक्स अपॉन द के वाई। समझ में आया आपको ये जो भी चीज मैंने बताई? मैंने क्या बताया, कौन सा वाला बनेगा रियलिटी में, कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा, रियलिटी में ये वाला बनेगा। ये किस लिए कर रहे हैं, ऑन द पेपर कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो इजी हो जाए। क्लियर हो गया? लेंथ में अगर जो कन्वर्जन कर रहा हूं तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, द परमेबिलिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड द परमेबिलिटी इन द वाई डायरेक्शन विल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो एक्चुअल बी की वैल्यू है। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जो हमारी परमेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वो के एक्स के वाई नहीं रहेगी, वो अब क्या रहेगी, के डैश और के डैश के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, के वाई के एक्स तो हमारी क्या रहेगी, एक्चुअल की रहेगी। अब मैंने उसको क्या कर दिया, के डैश और के डैश में मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्यों के डैश में क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में और यहाँ पे परमेबिलिटी क्या इक्वल रहेगी दोनों केस में। समझ में आए दोनों पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बता दी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है द डिस्चार्ज, है ना। सबसे पहली बात, हम एक्चुअल फ्लो फील्ड से निकलने वाला जो भी डिस्चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्चार्ज थ्रू द एक्चुअल फ्लो फील्ड, डिस्चार्ज थ्रू द एक्चुअल फ्लो फील्ड विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल फ्लो फील्ड। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, डिस्चार्ज थ्रू द किससे रहेगा हमारा, ट्रांसफॉर्म्ड फील्ड, ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों डिस्चार्ज क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए हमारे। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज टू द एक्चुअल फ्लो फील्ड विल बी इक्वल्स टू कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू के आई है। आई नो कि एक्चुअल फ्लो फील्ड के लिए के आई है, इस टाइम पे के एक्स क्या है हमारे पास, हम एक्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एक्स मल्टीप्लाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा दी एच अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय द लेंथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय दी क्या है हमारे पास, द लेंथ। और लेंथ जो हमारी एक्चुअल की रही थी, हमने उसको क्या बोला था कि वो क्या है, जो भी हमारी ट्रांसफॉर्म्ड होगी मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हैं हम, एक्स टी, यानी द टेम्परेचर परमेबिलिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड परमेबिलिटी इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये किसके लिए हमने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे कितना आएगा, बी इज इक्वल्स टू के एक्स डिवाइडेड बाय द के वाई। समझ में आ गया? तो एक्चुअल फ्लो फील्ड के लिए हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, परमेबिलिटी दैट विल बी इक्वल्स टू, जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने बी माना है तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, तो बी मल्टीप्लाई बाय के एक्स डिवाइडेड बाय दी के वाई। आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई क्यों, ये कट जाएगा ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया आएगा। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू जो भी हमारी थिकनेस रहेगी, तो थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी। थिकनेस नहीं, सॉरी, जो विड्थ है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगी हमारे पास, क्या एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमारे को डिस्चार्ज टू द ट्रांसफॉर्म फील्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू के आई ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे परमेबिलिटी क्या किससे रिप्रेजेंट करी थी मैंने, के डैश से रिप्रेजेंट की थी। हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। अब दोनों फ्लो फील्ड, ये वाली कौन सी फ्लो फील्ड है, स्क्वायर वाली है। तो स्क्वायर वाली फ्लो फील्ड में जो हमारा बी है, ठीक है, ये वाला जो एक्चुअल हमारा बी है वो इसके बराबर है। ये दोनों मैंने चीज बताई है, ये लेंथ और जो इसकी विड्थ है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अभी दोनों डिस्चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों डिस्चार्ज को अगर बराबर करना है तो यहां तक तो छोड़ दो, इन के एक्स और इन सबको मैं इक्वल्स टू लिख देता हूं, फिर देखते क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन। सो आई कैन राइट कि के एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय बी अंडर द रूट, हमारे पास क्या था, के परमेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई बाय जो एरिया था, एरिया क्या है हमारे पास यहाँ पे बी है, इज इक्वल्स टू के डैश मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच अपॉन दी बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय दी 1। इसको देख के कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बी क्यों लिया है। अब ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये स्क्वायर सेक्शन है। समझ में आया? यहाँ का बी यहाँ के बराबर है, या फिर आप क्या बोलो, यहाँ का ए यहाँ के ए के बराबर है, या फिर क्या बोलूं, यहाँ का एल एल के बराबर है। यानी क्या बोल सकता हूँ, एल इज इक्वल टू ए, एल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी। ये सब फॉर्म क्या है, सेम है, क्यों, स्क्वायर है। क्लियर हो गया? यहां पे मैंने क्या लिया, एल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सब सेम है, सब क्या है, सेम है। यहां पे मैंने बताया, यहां पे हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म करके क्यों लिखा है, ताकि इन दोनों का डिस्चार्ज हो वो सेम है। हम क्या बोलेंगे कि यहां पे हमने अगर जो बी लिखा था तो हमने बी को चेंज करके बी ट्रांसफॉर्म में कर दिया। तो हमने क्या बोला, अगर जिसको हमने क्या बोला, इसको मैंने बी एक्चुअल बोला है, तो यहां पे मैं ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकता हूं, बी मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी एक्स और वाई रहेगी वो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? तो यहां पे बी मल्टीप्लाई है, यानी ये जो बी है वो एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, इस बी को दिखा रहा है। अब ये बी और ये बी बराबर है, और ये बी और ये बी बराबर है, ठीक है, और ये ए ये बी के बराबर है, और ये एल बी बी के बराबर है। जो चीज स्क्वायर में हो रही थी अब वो यहां पे भी हो रही है, तो इसलिए मैंने बी और बी लिखा है। इससे कंफ्यूजन मत ले आना अपने अंदर। ये भी किसके लिए है, स्क्वायर के लिए है, ये भी किसके लिए है, स्क्वायर के लिए। बस इतना समझ में आया आपको ये दोनों पॉइंट? ठीक है, इन दोनों को मैं यहां से हटा देता हूं। और क्या है कि हमारा डेल्टा क्यू क्यों सेम रहेगा दोनों के केस में, क्यों रहेगा हमारा डेल्टा क्यू, यानी जो हमारा डिस्चार्ज है शुड बी सेम। क्यों रहना चाहिए वो सेम, शुड बी सेम, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन है और उससे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों क्या है, उन दोनों के आंसर जो है वो सेम रहने चाहिए। बिकॉज यहाँ मतलब बिफोर एंड द आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन
जो हमारे आंसर होने चाहिए ना वो दोनों सेम होने चाहिए बिफोर एंड। देखो अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो फिर ट्रांसफॉर्म करने का फायदा क्या हुआ, बताओ ना मुझे, कि इसका डिस्चार्ज इसके बराबर अगर नहीं हुआ, ठीक है, ये जो एक फ्लो फील्ड है, इस फ्लो फील्ड को पकड़ लो, इस फ्लो फील्ड से निकलने वाला जो भी डिस्चार्ज है वो हमने ट्रांसफॉर्म किया क्यों है, हमारा हम डिस्चार्ज नहीं चेंज करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए एक पैरामीटर का सेम होना जरूरी है, दैट इज द डिस्चार्ज का इक्वल बराबर होना चाहिए। यानी इस वाले थ्योरेटिकल से जो भी डिस्चार्ज निकलेगा वो इंप्लीमेंट होगा किसमें, नए वाले डिस्चार्ज में। हम क्या कर रहे हैं, इससे हम डिस्चार्ज नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, हम इससे डिस्चार्ज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों का डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कभी भी कंफ्यूजन में मत आना कि भाई क्यों क्यों सेम लिया, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा आंसर है इट शुड नॉट वेरी, ठीक है, आंसर शुड बी सेम, शुड बी सेम। आपको समझ में आया ना, प्रैक्टिकल रीजन आपको समझ में आना चाहिए इसका, अदरवाइज इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि मैंने ट्रांसफॉर्म क्यों किया। ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक रीजन से किया है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा मुझे यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, तो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाला चीज किया। अब मैंने जब ये ट्रांसफॉर्म किया तो मुझे डिस्चार्ज मिल चुका है, बिल्कुल राइट, क्योंकि जब भी आप इसको ट्रांसफॉर्म करते थे, जैसे कि मैंने बोला डी, ये है ना डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना प्लस 1, जब आप इसको टी के फॉर्म में लिखते थे, 1/t की फॉर्म में लिखते तो आपका आंसर वेरी नहीं करते थे, आंसर क्या रहते थे, आपको सेम ही रहते थे। लेकिन हमने इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए और लास्ट में हम टी की वैल्यू डाल देते थे। वैसे ही हम इसमें करते हैं कि एक्स टी डाल देते हैं फिर लास्ट में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमको डिस्चार्ज क्यों सेम है ये चीज मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू के डैश डेल्टा एच अपॉन दी बी मल्टीप्लाई बाय बी 1। किसके लिए है ये, हमारे पास ट्रांसफॉर्म के लिए। दूसरा क्या हो गया, के एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया हुआ हमारा सेक्शन, तो बी एक्स अपॉन दी बी वाई मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय दी 1। क्लियर हो गया, दोनों डिस्चार्ज सेम आने चाहिए। अब इनको रीअरेंज करते फिर देखते हैं, डेल्टा एच से जो कट रहा है उसको काट दो, डेल्टा एच से डेल्टा एच कट रहा है, ठीक है। अब यहां से सारा बी जो है वो कट जाएगा, ठीक है, बी जो है यहां से कट जाएगा, यानी एक नॉर्मल इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास कि के डैश विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, ये के एक्स के बराबर है ना। और साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, के एक्स के बराबर है और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय के एक्स डिवाइडेड बाय के वाई, नहीं उल्टा है, सॉरी के उल्टा आ जाएगा ना, यहाँ ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वाई अपॉन दी के एक्स, मतलब ये नीचे है ना तो नीचे से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, के वाई अपॉन दी के एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे जब मैं के एक्स कॉमन ले लूँ, इस पूरी इक्वेशन से के एक्स कॉमन ले लूँ तो के एक्स बाहर आ गया, के एक्स कट गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि के डैश इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ के एक्स डॉट के वाई। समझ में आया। तो ये पूरी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, ये जो इंपॉर्टेंट है इसमें कन्वर्ट होगी, यानी के डैश क्या है, इट इज द इक्विपोटेंट, ये क्या है हमारी इक्वल परमेबिलिटी, इट इज नोन एज द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, इट इज नोन एज द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, जो हमारा नॉन आइसोट्रोपिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग डायमेंशन पर जो के थी उसे हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, जो के एक्स थी के वाई थी, के वाई थी और जो के एक्स थी, अब मैं इसको क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, ये जो हमारी परमेबिलिटी थी ये दोनों डिफरेंट थी है ना, दीज आर दोनों डिफरेंट। अब मैंने क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म परमेबिलिटी में इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कर दिया, यूनिफॉर्म परमेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज वाई के डैश क्या है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी है, यानी के वाई के एक्स किसके बराबर है, के डैश के बराबर है। दैट इज वाई यहां पे क्या आ रहा है कि के डैश इज इक्वल्स टू के एक्स मल्टीप्लाई बाय के वाई, फॉर किसके लिए, फॉर द 2D फ्लो के लिए, 2D फ्लो के लिए। सिमिलरली अगर जो 3D फ्लो आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली आप यहाँ पे KZ लिख देना, मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा KZ। अगर जो क्वेश्चन में कहीं भी गेट वाला पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो, KZ लिख सकते हो। समझ में आया आपको ये सारा फॉर्म जो भी मैंने बताई, ठीक है। इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि के डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाई बाय के वाई मल्टीप्लाई बाय KZ। फिजिकल मीनिंग समझ में आया आपको, KX क्या है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या है, हमारा जो ये पूरा इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, के की वैल्यू किस तरह से आई, हमने क्यों ट्रांसफॉर्म किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनेगा कौन सा इन रियलिटी, पतली कमरिया वाला नहीं, बढ़िया जो हमारे पास एक्चुअल डैम है वही बनेगा, लेकिन उसका डिस्चार्ज जो है हमने कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म करना इंपॉर्टेंट समझा। अब कई बार पूछेंगे सर आपने यही ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ली, क्योंकि ये करने से x इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन के एक्स अपॉन के वाई करने से हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास एक लैपलास इक्वेशन जो है, लैपलास इक्वेशन में ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपको कोई और चीज है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपने इस तरह इस dx इज इक्वल टू आपने इस फॉर्म में क्यों नहीं किया, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म को आपने ऐसे क्यों नहीं किया, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में क्यों नहीं किया आपने कन्वर्ट, क्योंकि आप ये करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मेजर करना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब इजी फॉर्म में करना है तो आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही लगानी पड़ेगी, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आई, क्यों आई, क्या कर रहे हैं, इससे ही क्या होगा, यही क्यों ली है, दूसरी क्यों नहीं ली, ये इसलिए ली क्योंकि इससे क्या मिल रहा है हमारे को, एक लैपलास फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है हमारी क्या, क्वांटिटेटिव इक्वेशन फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए
हमारे को क्या मिल रही है, एक आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है, हमारी इक्वेशन जो है वहां पे सॉल्व हो रही है। क्लियर हो गया? रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, पतली कमरिया नहीं बनेगा, हमारा मोटी कमरिया बनेगा। क्लियर हो गया? डिस्चार्ज शुड भी सेम क्यों रहना चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया। क्यों? क्योंकि आंसर जो है सेम रहना चाहिए, जैसे कि हमने कोई भी इक्वेशन के साथ से किया। इक्विवेलेंट परमिबिलिटी क्या हो गया, के डैश हो गया। अब कई बार इक्विवेलेंट परमिबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई के एक्स और के वाई की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जनरली जो है के डैश की वैल्यू क्या है, जनरली जो आपको वैल्यूज दी जाएगी, अगर के की कोई भी सिंगल वैल्यू है तो आप क्या बोलोगे, वो के डैश की वैल्यू है। ठीक है, के डैश की वैल्यू है, आप सीधा ट्रांसफॉर्म करके वैल्यूज डालोगे। अगर दो वैल्यूज आई, यानी के एक्स और के वाई की वैल्यू आई, तो आपको पहले उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, के डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फ्लो लाइंस था, अब फ्लो लाइंस दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, फ्लो चैनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल लाइन आएगी तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको कहीं ना ध्यान से लिख लिया करो, कहीं जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसको साथ में लिख दिया कि के एक्स जो है के वाई विल बी कन्वर्टेड इनटू के डैश, अगर जो दो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इफ क्वेश्चन सेज, इफ क्वेश्चन गिव्स टू वैल्यू ऑफ permeability in x and y coordinates, then convert it into, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी में, यानी के डैश में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज के की वैल्यू डाली दी जाएगी, सिंगल वैल्यू फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ के विल मीन्स के डैश वैल्यू। समझ में आया? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट में इसको लिख देना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर है? यहां से हमको जो भी पता लग गया। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली है। किसकी निकाली है, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर जो हमें पता है तो हम टोटल डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सारा, कि जो हमारा टोटल डिस्चार्ज है, टोटल डिस्चार्ज विल बी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू जो भी हमारा डेल्टा क्यू है, अगर जो उससे मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ द फ्लो लाइन, तो मुझे टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। सो आई कैन से कि क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कौन सा वाला यूज करेंगे हम, के डैश मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या डालूंगा यहाँ पे मैं, डेल्टा एच अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच अपॉन क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय द 1। ठीक है, बी से बी कट गया, डेल्टा एच को किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच अपॉन दी एन डी। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की है कि किस तरह से आया, तो वहीं से देख लेना, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो क्यू विल बी इक्वल्स टू के डैश, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट परमिबिलिटी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच को चेंज कर दो, यहाँ पे बी से बी तो कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय एन एफ मल्टीप्लाई बाय एन डी। ठीक है, यहाँ पे भी एन एफ आ जाएगा, एन एफ अपॉन द एन डी। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, द टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट परमिबिलिटी द हेड, टोटल हेड मल्टीप्लाई बाय द इक्विपोटेंशियल, जो हमारी इक्विपोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास, फ्लो लाइन नंबर ऑफ द फ्लो चैनल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द फ्लो नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। समझ में आया आपको ये दोनों चीज? तो के क्या है यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल नहीं, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी है ना, और यहाँ पे एच क्या है, एच इज द टोटल हेड। ठीक है, और एन एफ आपको पता है क्या है, और एन डी आपको पता है क्या है, इट इज द नंबर ऑफ द फ्लो चैनल, नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, समझ में आया? इसको हाईलाइट करके लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको आइसोट्रोपिक के लिए भी पता लग गया है ना, आइसोट्रोपिक के लिए क्या था हमारे पास, डिस्चार्ज की वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू के एच, के एन एफ अपॉन एन डी लिख दो, मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, नॉर्मल परमिबिलिटी फ्लो लाइन मल्टीप्लाई बाय द टोटल हेड। तो क्यू पता लग गया, इन दोनों की यूनिट्स क्या थी, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरह से था, क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन दी लेंथ। ठीक है, इस सॉरी क्यू, यहां तक कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। ठीक है, चाहे परमिबिलिटी हम आपको पैरेलल के केस में आए, या फिर आपको क्या लिखा हो यहाँ पे, के हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय द के वर्टिकल अंडर द रूट विल बी इक्वल टू द इक्विपोटेंशियल परमिबिलिटी। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने बोला था कि जब हम फ्लो नेट की बात करते हैं तो फ्लो नेट से हम डिटरमाइन करते हैं क्या, डिस्चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने बोला दोनों केसेस में डिस्चार्ज हम इस तरह से डिटरमाइन करेंगे, वो हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस कौन सा हो गया, हमने एक तो डिस्चार्ज को हमने डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना सीख लिया कि किस तरह से हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्या है, फ्लो नेट की हेल्प से हम सीपेज प्रेशर को भी फाइंड आउट करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं इससे, जो भी हमारा पोर वाटर प्रेशर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई एग्जिट भी हमारे पास क्या है, इससे हम कैलकुलेशन में ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हमको सीपेज प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमको ये तो पता लग गया, अब हमको क्या है नेक्स्ट, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीपेज प्रेशर। पहले इन सबको मैं बताता हूं फिर बताता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीपेज प्रेशर। किसकी मदद से लेंगे हम, फ्लो नेट की मदद से।
तो फ्लो नेट से अगर जो हमें सीपेज प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो हमको सबसे पहले डैम को देखना पड़ेगा और फ्लो नेट को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर जो मैं डैम देखूं और यहाँ पे अगर जो मैं अपस्ट्रीम साइड में प्रेशर हेड की वैल्यू देखूं, तो अगर जो मैं इसको H1 मानता हूं और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड में कितना मानता हूं मैं H2 मानता हूं, ठीक है। तो प्रेशर हेड की वैल्यू तो मुझे पता है। अब डेटा अज्यूम करना है। अब डेटा मैंने आपको क्या बोला था, हम टेल वाटर टेबल को क्या लेंगे, टेल वाटर लेवल को अगर जो मैं यहाँ पे डेटा मानता हूं तो इसको मान लेता हूं मैं एज अ डेटम। इससे दो कन्वीनियंस है, यानी दो फायदे। क्या फायदे हैं? सबसे पहली बात, आप जब टोटल हेड ऑफ द एग्जिट देखोगे, एंट्री कौन सा है यहाँ पे, एंट्री कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, इट इज द एंट्री पॉइंट। एग्जिट पॉइंट कौन सा है, ये वाला एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें, क्यों? क्योंकि पानी यहां से एंटर कर रहा है और यहीं से क्या कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। यानी यहाँ का जो हमारा पानी होगा, जो सीपेज का वाटर का पानी है, वो यहाँ पे आके फ्री सर्फेस से मिलेगा, तो ये क्या हो गया हमारा एग्जिट। और यहीं का जो हमारा अपस्ट्रीम साइड का पानी है, वो सीपेज प्रेशर में कब एंटर करेगा, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो मेरे को एंट्री और एग्जिट दोनों पता है। तो जब मैं एग्जिट का टोटल हेड लूंगा ना, वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। कब? जब मैं डेटम इफ डेटम इज अज्यूम्ड एट कहां पे, टेल वाटर लेवल। तो पहली चीज क्या है, जो हमारा टोटल हेड है ना, टोटल हेड ऑफ द एग्जिट विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाता है वो, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, वो 0 के बराबर हो जाता है। ये चीज, ये पहली कन्वीनियंस है। दूसरी कन्वीनियंस क्या होती है कि जो हमारा टोटल हेड होगा ऑफ द एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू द सीपेज हेड के बराबर हो जाएगा वो। तो ये दो कन्वीनियंस थी हमारे पास। अच्छा, जब मैं बात करता हूं डेटम की, तो अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल हेड कैसे 0 हो गया दोनों में। मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई है कैसे, कि टोटल हेड विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारे पास प्रेशर हेड है प्लस दी डेटम हेड। क्लियर हो गया? अगर मैं पहले पॉइंट यानी अपस्ट्रीम साइड के लिए देखूं, तो अपस्ट्रीम साइड के लिए क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी है, ये पीजोमीटर लगाया है ना, ये इस तरह से दिखा रखा है, यहाँ पे भी इसी तरह से है ये। तो ये क्या है हमारे पास, पीजोमीटर है। यहाँ पे H1 है, तो आई कैन से कि H1 विल बी द प्रेशर हेड की वैल्यू प्लस साथ में डेटम हेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, डेटम का है हमारे पास, यहाँ पे इसका डेटम है, तो आई कैन से कि डेटम से कितना नीचे है, दैट इज -H2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 -H2। मैंने बताया था ना, डेटम से नीचे की साइड को होगा तो हम माइनस लेंगे, ऊपर की साइड को होगा तो हम उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डेटम की कितनी वैल्यू है, -H2। तो ये क्या हो गया हमारा अपस्ट्रीम। तो आई कैन से कि H1 -H2, इसको मैं एज रिप्रेजेंट करूं H की तरह, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको मैं H से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर डाउनस्ट्रीम साइड के लिए टोटल हेड देखूं, तो डाउनस्ट्रीम साइड के लिए अगर मुझे टोटल हेड की वैल्यू देखनी है, तो मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले तो प्रेशर हेड की वैल्यू, प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी है, +H2, तो +H2 हमारे प्रेशर हेड की वैल्यू आएगी। डेटम की वैल्यू कितनी है, -H2, यहाँ पे है ना हमारे पास एग्जिट का, तो आई कैन से कि -H2 विच विल बी इक्वल टू 0। तो यही दोनों कन्वीनियंस थी जिसकी वजह से हम टोटल हेड कहां पे लेते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड में लेते हैं। और टोटल हेड ऑफ द एग्जिट विल बी इक्वल टू 0, और टोटल हेड ही किसके बराबर हो जाता है, सीपेज हेड के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अपस्ट्रीम साइड है और डाउनस्ट्रीम साइड है, और देयर इज अ हेड डिफरेंस। हेड डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे सीपेज जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, फ्लो नेट ड्रॉ किया। तो फ्लो नेट ड्रॉ किया, तो इसकी NF और ND की वैल्यू बता सकते हो। अब तो मुझे बता ही सकते हो NF किस तरह से फाइंड आउट करना है, या तो आप लाइन से करो, तो आई कैन से कि 1 2 3 4, तो 4 लाइन है। अगर जो 4 लाइन है तो -1 करना पड़ेगा, तो NF की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 3 कितनी होगी हमारे पास, NF होगी। या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो ये वाली होगी, ठीक है, एक तो कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3, तो आई कैन से कि 3 NF है, ठीक है। ND कितनी है, या तो लाइन से कैलकुलेट करो या तो फिर माइनस करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 1 विल बी द 8, तो 8 क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ND की वैल्यू हो जाएगी। या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या आ गई हमारे पास, ND की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया इतना? अब डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, तो डिस्चार्ज आप तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मुला बताया कि खन्ना या फिर Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, KH NF/ND है ना, NF/ND से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, हमारा डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये कि NF और ND भी लगाना जरूरी है जब मैं फ्लो नेट की बात करूंगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, आधा फॉर्मुला इस्तेमाल करते हैं, NF और ND का इस्तेमाल नहीं करते। इतना क्लियर हो गया जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा फ्लो नेट होता है, इट इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ अ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। जो हमारा फ्लो नेट है, इट इज अ यूनिक कंडीशन ऑफ अ बाउंड्री कंडीशन, इट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ अ बाउंड्री कंडीशन। तो हमें बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो बाउंड्री कंडीशन अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लैप्लास इक्वेशन है फॉर द आइसोट्रोपिक के लिए, तो d² x का स्क्वायर प्लस d∇2 y² विल बी इक्वल टू 0, है ना। हमें बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो चलो एक को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरे के लिए कितनी बाउंड्री कंडीशन जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। x² विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन में देखा आगे हमने इसको, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू dh/dx, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज द c। अगर इसको फर्दर मोर और करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h विल बी इक्वल टू cx प्लस d। यानी एक, अगर जो मैं एक को सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 को सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रही है, दो बाउंड्री कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो c अननोन है और d अननोन है, ठीक है, दो बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर जो दो है तो हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 4 बाउंड्री कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होती है। 4 बाउंड्री कंडीशन जो है हमें क्या होती है, वो
रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी होगी, अब आप पूछोगे कौन कौन सी होगी यहाँ पे। सबसे पहली कौन सी होती है, एक तो हमारी कौन सी होती है, एंट्री एंड द एग्जिट, ठीक है। पहली बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं आप, एंट्री एंड एग्जिट विल बी द फर्स्ट टू एंट्री और एग्जिट, ठीक है। इसको एंट्री लिख दो, एंट्री और एग्जिट विल बी द फर्स्ट टू बाउंड्रीज। तो एंट्री कौन सी होगी, ये होगी हमारे पास पहली, एग्जिट कौन सी होगी, होगी हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन। तीसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, एक तो रॉक लेयर की, ठीक है, जिसके नीचे क्या है, पानी हमारा सीप नहीं करेगा, यानी इम्पर्मेबल लेयर होगी। तो ये जो हमारी नीचे वाली है ना, इट विल बी द इम्पर्मेबल लेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रॉक लेयर, ठीक है। थर्ड कौन सी होगी, जो हमारी रॉक लेयर है, थर्ड विल बी द रॉक लेयर। या फिर थर्ड कौन सा हो सकती है, फाउंडेशन, फाउंडेशन द बेस ऑफ द डैम। तो ये क्या है यहाँ पे, फाउंडेशन, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, द डैम, यही क्या हमारे पास हो जाएगी, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो यही 4 बाउंड्री कंडीशन है जो यहाँ में रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट एंट्री और द एग्जिट, थर्ड कौन सी है, जो भी इम्पर्मिएबल लेयर है जिसके नीचे पानी जो है जाएगा नहीं, और फोर्थ क्या है, फाउंडेशन ऑफ द डैम, ठीक है। समझ में आपको 4 बाउंड्रीज कंडीशन कौन कौन सी है। तो इट इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ अ बाउंड्री कंडीशन, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मान लिया कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सीपेज प्रेशर। अब हमने बोला था ना कि फ्लो नेट की मदद से हम क्या करेंगे, सीपेज प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, हम आई एग्जिट को फाइंड आउट करेंगे, और किसको फाइंड आउट करेंगे, हम पोर वाटर प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो इन तीनों की डिटर्मिनेशन क्या है, मैं साथ में लिख देता हूं, ताकि क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब जब आप बात करते हो यहाँ पे फ्लो नेट की, तो फ्लो नेट में बहुत ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको टोटल हेड के बारे में सब कुछ पता लग गया, कितना कितना है। तो यहाँ पे एट द फर्स्ट जो हमारी एंट्री वाला पॉइंट है, इस एंट्री वाले पॉइंट पे जो हमारा ड्रॉप होगा वो कितना ड्रॉप होगा, बता सकता है कोई। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ड्रॉप होगा, इट विल बी 100% फाइलाइन, 100% फाइलाइन। क्या बोलते हैं, जो हमारा एंट्री वाला होता है ना, जो हमारी फर्स्ट ये लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं 100% फाइलाइन। क्यों बोलते हैं इसको 100% फाइलाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेड लॉस नहीं आपको देखने को मिलेगा। अभी पानी क्या है, अपस्ट्रीम साइड पे ही है, अभी वो क्या है, एंट्री करके सॉइल में नहीं गया, तो इस वजह से देयर विल बी नो हेड लॉस ओवर देयर। सो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जितना भी हेड है वो कितना है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे ओवरऑल हेड जो है हमें अवेलेबल है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज 100% फाइलाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, 100% फाइलाइन। अब हमें क्या करना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर जो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये एक्स पॉइंट है, और साथ में क्या है, कोई भी एन पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एन पॉइंट है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीपेज हेड फाइंड आउट करना है। क्यों सीपेज हेड फाइंड आउट करना है, हमें सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू सीपेज हेड मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू, है ना। हमें सीपेज प्रेशर को फाइंड आउट करना है, तो सीपेज प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सीपेज हेड पता होना चाहिए। और जब आपने डेटम आपने कहा लिया टेल वाटर लेवल पे लिया है, तो जो हमारा सीपेज हेड होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हेड के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का अगर मुझे टोटल हेड मिल जाए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीपेज प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, टोटल हेड फाइंड आउट करो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम टोटल हेड देखते हैं एट द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट पे टोटल हेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू एच, हमने यहाँ पे निकाली है ना, हमने इसको एच से डिनोट किया। सो आई कैन से कि टोटल हेड की वैल्यू एंट्री पॉइंट पे एच है, क्लियर हो गया। अच्छा, मान लो उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मूव किया, तो यहां पे कोई ना कोई ड्रॉप होगा, यानी कोई ना कोई क्या होगा, लॉसेज होगा हमारे जो भी हेड है। टोटल लॉसेज कितने हैं हमारे, यहां तक लॉसेज होंगे, एट द एग्जिट तक हमारे लॉसेज होंगे। सो आई कैन से कि यहां पे जो लॉस है वो मान लेते हैं डेल्टा एच है, ठीक है, डेल्टा एच है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन कहां बनेगी, जहां पे सेम डेल्टा एच की ड्रॉप होगा। सो आई कैन से कि डेल्टा एच यहां पे भी होगा, यहां पे भी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू होगी, यहां पे भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी, और फर्दर मोर आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया, एक पॉइंट तो हमको पता लग गया। अच्छा, जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच क्या है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन दी एन डी। अब ये चीज कहां से आई, क्यों आई, ये मैंने पहले बता दिया आपको किस तरह से आई, ठीक है। अब जब वो टोटल हेड जब इस पॉइंट का अगर मुझे टोटल हेड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो भी हमारे पास टोटल हेड था ऑफ दी टोटल हेड था इस पॉइंट का अगर मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स विल बी इक्वल टू जो भी टोटल हेड था इनिशियली हमें प्रेजेंट है, माइनस उस पॉइंट तक का जो भी हमारे पास हेड लॉस है। तो टोटल हेड कितना है हमारे पास, एच माइनस उस पॉइंट तक का, यानी इस पॉइंट तक का कितना है हमारे पास, दैट इज डेल्टा एच। तो आई कैन से कि एच माइनस डेल्टा एच विल बी द टोटल हेड ऑफ दिस पॉइंट एक्स, ठीक है। ये जो भी एक्स नहीं है, इसको कोई भी पॉइंट ले लो, पी मान लो, ठीक है। तो ये पी पॉइंट का टोटल हेड की वैल्यू नहीं आ जाएगी कि ओवरऑल जो हेड है उससे अगर जो मैं जितना भी लॉस हुआ है उसको अगर जो मैं माइनस कर दूं, तो मुझे उस पॉइंट का टोटल हेड मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और टोटल हेड किसके बराबर है, सीपेज हेड के बराबर है। तो सीपेज प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करोगे, जो भी सीपेज हेड हमारे पास आया होगा मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया, किस तरह से आया। अब यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब सेकंड में आप बताओ कितना होगा, बताओ, सोचो ना कितना होगा। तो डेफिनेटली ये भी क्या रहेगा, एच माइनस 2 डेल्टा एच रहेगा। क्यों रहेगा 2 डेल्टा एच, क्योंकि एक का तो लॉस हो चुका है, फिर सेकंड में जब पहुंचते हैं तो दूसरा भी डेल्टा एच है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा एच हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले का बताओ कितना होगा, बताओ, एच माइनस 3 डेल्टा एच हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे नंबर जो है आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली अगर जो मैं एन के लिए बात करूं, एन पॉइंट के लिए टोटल हेड की बात करूं, तो वो कितनी हो जाएगी, एच माइनस एन डेल्टा एच हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो टोटल हेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, आई कैन से कि अगर जो मैं टोटल हेड ऑफ द एक्स पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं, टोटल हेड ऑफ द एक्स पॉइंट अगर जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा कि जो भी हमारे पास हेड अवेलेबल था माइनस द एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच, ठीक है। अगर जो मैं एक्स पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्स करो, एन से रिप्लेस करो, कोई बात नहीं है। तो आई कैन से कि टोटल हेड ऑफ द एक्स विल बी इक्वल टू एच माइनस एन डेल्टा एच। क्लियर हो गया, इतनी सी बात। तो सीपेज हेड क्या हो जाएगा, सीपेज हेड विल बी इक्वल टू सीपेज
हेड विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो भी टोटल हेड है, टोटल हेड ऑफ द पॉइंट एक्स, मान लो एक्स अगर जो मैं बात कर रहा हूं, माइनस द टोटल हेड ऑफ द एग्जिट। और आपको ये चीज मालूम है कि टोटल हेड ऑफ द एग्जिट क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0। अगर डेटम कहां पे लिया है, ओनली इफ डेटम इज एट टेल वाटर लेवल। अच्छा इतना तो आपको क्लियर ही हो गया है ना। तो सीपेजेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो ही हमारे पास टोटल हेड होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, सीपेजेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा कन्वीनियंस हो गया। सो अगर मुझे सीपेज प्रेशर फाइंड आउट करना है, सीपेज प्रेशर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज जो भी हमारे पास टोटल हेड आया दैट इज द सीपेज हेड, यानी टोटल हेड ऑफ द एक्स क्या है, आई कैन से कि h माइनस द n डेल्टा h मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय गामा w। और गामा w की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, अगर जो क्वेश्चन में 10 दी होगी तो 10 ले लेना, अदरवाइज 9.81 है, ठीक है। ये किसकी है, गामा w की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको क्लियर है किस तरह से आया। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमको देखो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये तो बताने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू कैन से कि सीपेज प्रेशर फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है हमको, एनएफ और एनडी फाइंड आउट करो, ठीक है। एनडी यहाँ पे आ जाएगा, एच आपको पता है जो भी इनिशियल हेड रहेगा, इसका टोटल हेड रहेगा वही एच हो जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल गई, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू खुद बता देगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लगा देंगे, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू जो भी ओवरऑल हेड होगा आपके पास, एनडी जो भी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो आपने कैलकुलेट किए होंगे, मान लो 8 के, तो 8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा एच यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता होगी या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो बस सीपेज प्रेशर आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही क्या है कि इसकी कन्वीनियंस है कि आप फ्लो नेट से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, झट से निकाल सकते हो सीपेज प्रेशर। जैसे कि पहले आपको दिक्कत हो रही थी ना, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एनडी को कैलकुलेट करना है, एनडी से कैलकुलेट करके टोटल हेड को देखना है, और आपको क्या पता है ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीपेज प्रेशर है। देखा, तो ये होता है फ्लोनेट का फायदा कि फ्लोनेट से आप सीपेज प्रेशर कितनी जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे इतना जो भी पॉइंट है। अब सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ ना पाइपिंग की, पाइपिंग मैंने आपको बताया था डैम में होता है। क्यों होता है डैम में, क्योंकि सीपेज होता है। क्यों होता है सीपेज, क्योंकि पानी में हेड डिफरेंस है। इतनी चीज तो क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक कि हमारा यहाँ का पार्टिकल जो है पानी के साथ चला नहीं जाता है, यानी उड़ नहीं जाता है, या फ्री वाटर के साथ वो क्या है पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं हो जाता है, तो उस केस में हमारा क्या है पाइपिंग नहीं होगी, है ना। अगर जो यहाँ का हमारा जो पार्टिकल है अगर वो यहाँ से निकला ही नहीं है तो यहाँ पे पाइपिंग का केस होगा ही नहीं। मीन्स टू से कि यहाँ पे अगर जो पाइपिंग नहीं हुई या यहाँ पर अगर पाइपिंग नहीं हुई है तो कहीं भी नहीं होगी, है ना। पाइपिंग नहीं हुई है, नहीं, ठीक है, हुई है तो कहीं भी नहीं होगी, तो कहीं भी नहीं होगी। इतनी चीज तो क्लियर है ना आपको कि अगर जो हमारे एग्जिट पे पार्टिकल उड़ नहीं रहा है, चला नहीं जा रहा है, सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, तो हमारी यहाँ का पार्टिकल के निकलने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया ना तो उसके बाद पाइपिंग तो है वो क्या हो जाएगी, चालू होती जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये वाला जो है, ये सारा आई, ये जो हमारा एग्जिट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हेड लॉस, मान लो कोई भी हमारे पास हेड लॉस है, जैसे हमने डेल्टा एच की बात की, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डेल्टा एच ही है। हेड लॉस जो है यहाँ पे दैट इज, मान लेते कि दैट इज द डेल्टा एच। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही हमारे लिए क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट ग्रेडियंट, और इट इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज क्यों, क्योंकि यही क्या है, एक गवर्निंग फैक्टर भी है। अगर जो यहाँ पे हमारा पार्टिकल उड़ा नहीं है तो फिर कहीं से भी पार्टिकल जो है उड़ेगा नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर जो मैं आई फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आई अगर जो मैं उसे एग्जिट से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है ना, आई एग्जिट विल बी इक्वल टू क्या होता है, जो भी हेड लॉस है, कितना हेड लॉस है यहाँ पे, डेल्टा एच का हेड लॉस है। तो आई कैन से कि डेल्टा एच पर यूनिट दी लेंथ। अच्छा ये लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है, ये जो यहाँ पे दिखा रखा ना मैंने इस तरह से, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ठीक है। एल क्या है, इसको फाइंड आउट नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन में आपको क्या होगी, गिवन होगी। तो एल क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्या, दैट इज द लेंथ ऑफ द चांस से जितना हमारी हेड लॉस हुआ है, डेल्टा एच का हेड लॉस हुआ है। क्लियर हो गया। अच्छा ये तो हमारा गवर्निंग फैक्टर है। अब अगर जो मैं इस एल को इंक्रीज कर दूं तब क्या होगा, अगर तुमने एल को इंक्रीज कर दिया तो आई एग्जिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर जो हमने एल को इंक्रीज कर दिया तो आई एग्जिट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा आई एग्जिट अगर जो कम हो गया, आई एग्जिट हमारा क्या हो गया, कम हो गया, हम क्या चाहते हैं जो हमारा आई एग्जिट है ना, आई एग्जिट जो है वो हमेशा लेस देन रहे किससे, आई क्रिटिकल से, है ना। ये चीज तो आपको क्लियर है ना पहले से। अगर आपको नहीं पता लग रहा है ये किस तरह से आया है तो पीछे वाले लेक्चर देखना जरा इंपॉर्टेंट है, वो उन्हीं में सब कुछ मैंने बताया कि आई एग्जिट शुड बी लेस देन द आईसी। मैंने क्या बताया था कि जो आई होता है वो लेस देन होना चाहिए आईसी से, ठीक है, तभी हम पाइपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सेफ कंडीशन है। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो अनसेफ कंडीशन है, यानी पाइपिंग जो है वहां पे पॉसिबल है, ठीक है। और आई जो है बराबर आईसी के होगा तो वो कौन सा केस होगा, हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का होगा। और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से जो ऊपर हमारा आई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे पाइपिंग हो रही है, ठीक है। समझ में आया इतना केस। तो हम क्या चाहते हैं कि एल इंक्रीज हो जाए, आई जो एग्जिट है वो हमेशा कम रहे। हम ये चाहते हैं ना कि आई एग्जिट हमेशा कम रहे। तो एल को इंक्रीज करने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और पाइपिंग को अवॉइड करने के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर्स, तो या तो आप क्या करो, शीट पाइल वॉल दे दो। क्या दे दो, शीट पाइल वॉल दे दो। अभी अर्दन डैम है ना ये, तो आई कैन से कि अगर मैं यहाँ पे शीट पाइल वॉल दे दूंगा ना, मान लो इसकी डाउन स्ट्रीम एंड में हम क्या देते हैं, शीट पाइल वॉल देते हैं। तो अगर जिसकी डाउनस्ट्रीम एंड में मैंने शीट पाइल वॉल प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, अब हमारी बाउंड्री कंडीशन चेंज रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अब हमारी बाउंड्री जो है ये नहीं रहेगी, अब ये तो क्या है हमारे पास यहाँ से मिट जाएगा, ठीक है।
ये जो हमारे पास है, अब यहाँ से अब ये स्टील की होती है हमारी जो ये हमारी क्या है शीट पाइल वॉल है, ये क्या होती है, ये इम्पर्मिएबल लेयर की होती है। सो इससे पानी तो पास थ्रू करेगा नहीं, इतनी चीज तो क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लो नेट बनने के चांसेस क्या है, बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे फ्लो नेट बनेगा ही नहीं। लेकिन जब ये शीट पाइल वॉल आपने प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप पहले से आ रहा था ना, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से पहले, ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे शीट पाइल वॉल देने का फायदा क्या है, यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है हमारे को, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब यहाँ पे शीट पाइल वॉल मैंने प्रोवाइड कर दी, अब पानी इसके थ्रू तो जाएगा नहीं, ठीक है, अब पानी हमारा कहाँ जाएगा, अब वो यहाँ से जाते 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 ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और ऐसे ही दूसरी वैल्यू बनेगी, इसी तरह से बनेगी। तो इससे होगा क्या, जो हमारा आई एग्जिट था ना, अब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी हमारी क्या होगी, इसी के थ्रू बनेगी, है ना, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी इसी के थ्रू बनेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो हमारा आई था, आई एग्जिट था, आई एग्जिट इज इक्वल टू द हेड लॉस पर यूनिट दी लेंथ, ठीक है, हेड लॉस पर यूनिट दी लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो आई एग्जिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाली लेंथ थी ना हमारे पास, आई एग्जिट वाली ये वाली लेंथ थी, तो लेंथ के इंक्रीज होने से आई एग्जिट का कम हो जाना। तो ये शीट पाइल वॉल क्या होती है, एक तरह का पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए लगाई जाती है। क्लियर हो गया शीट पाइल वॉल किस तरह से दी जाती है। अच्छा, क्या होता है जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटी डैम की, तो ग्रेविटी डैम में क्या होता है, ये जो हिल्स वगैरह या वैलीज वगैरह में बनते हैं, माउंटेन से बनते हैं, तो वहां पे पाइपिंग की इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं होती है, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती पाइपिंग की। लेकिन वहां पे जो अपलिफ्ट प्रेशर है ना वो लगता है। अभी पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे एक अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो यहाँ पे जरूर लगता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा डैम जो है फेल हो जाता है। तो अपलिफ्ट प्रेशर को हटाने के लिए, और ग्रेविटी डैम जब बनता है तो वहां पे क्या है, हिल्स या वैलीज में बनता है, तो इस वजह से क्या होता है, माउंटेन में बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइपिंग नहीं होती है। तो हम इस शीट पाइल वॉल को, पहली बात तो जब हम एक नॉर्मल डैम की बात करेंगे और जो ग्रेविटी डैम की बात करेंगे, तो ग्रेविटी डैम में हम जो ये जो हमने यहाँ पे लगाया ना शीट पाइल वॉल, ये हम डाउनस्ट्रीम साइड में नहीं लगाते, ये हम कहाँ लगाते हैं, अपस्ट्रीम साइड में लगाते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के, एक तो डाउनस्ट्रीम साइड में लगता है हमारा शीट पाइल वॉल, क्यों लगता है, ताकि हम आई एग्जिट को बढ़ा सके, आई एग्जिट को कम कर सके, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द सीपेज है उसको इंक्रीज कर सके। यहाँ से पानी है ना, ये पानी की लेंथ है, लेंथ ऑफ द सीपेज है, तो उसको इंक्रीज करना है। दूसरा, जब हम ग्रेविटी डैम की बात करते हैं तो उसको उस टाइम पे हम शीट पाइल वॉल कहाँ लगाते हैं, अपस्ट्रीम साइड में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ को लग रहा था, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे क्या है, बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था, शीट पाइल वॉल नहीं थी यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि शीट पाइल वॉल अगर जो यहाँ पे नहीं थी तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा, है ना, इस तरह से अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे। तो अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से क्या है, ये टिल्ट हो सकता है। तो इस टिल्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे शीट पाइल वॉल को प्रोवाइड कर सकते हैं अपस्ट्रीम साइड में। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या है, उसके लिए लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से प्रोवाइड की जाती है अगर अपलिफ्ट प्रेशर हमारा यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए शीट पाइल वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। किस किस तरीके से बनती है, एक तो स्टील से बनती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली और मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है दैट इज द स्टील, या फिर किससे बनती है, प्रीकास्ट कंक्रीट से बनती है। क्लियर हो गया, या फिर इन सेतु कंक्रीट से आप क्या कर सकते हो, शीट पाइल वॉल बनाते हो डैम से पहले। ठीक है, डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद तो आप नहीं बना सकते, उससे पहले ही आप क्या बना सकते हो, शीट पाइल वॉल बना सकते हो। क्लियर हो गया इतना, जो मैंने बताया कि देखो जो भी हमारे पास ग्रेविटी डैम है उसके लिए अपलिफ्ट प्रेशर के लिए अपवर्ड साइड में लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, अर्दन डैम की बात करते हैं, तो अर्दन डैम के लिए क्या है हमारे पास यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, इसकी लेंथ उतनी ज्यादा रहेगी, जितनी भी ज्यादा रहेगी उससे क्या होगा, हमारा सीपेज होगा। तो एक तरह का क्या है, ये हमारा पानी को फ्लो तो इससे थ्रू होगा नहीं, तो ये फ्लो को क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है यहाँ से। सो इसका अनदर नेम क्या बोलते हैं हम इसको, दैट इज द कट ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कट ऑफ वॉल। क्या बोलते हैं इसको, इट इज बीइंग आल्सो नोन एज द वर्टिकल कट ऑफ वॉल। पानी को कट ऑफ करिए ना, जो हमारा फ्लो था, अब वो इसके थ्रू तो जाएगा नहीं, अब वो क्या करना पड़ेगा, उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे आई एग्जिट जो है हमारा कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, लेंथ ऑफ द सीपेज क्या इंक्रीज हो गई है। क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे हमारा प्रेशर लग रहा था वो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अपवर्ड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारा सीपेज, हमारी जो आई एग्जिट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया था कि दैट इज इक्वल टू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू क्या है, आई क्रिटिकल डिवाइडेड बाय आई से रिप्रेजेंट किया था। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली आप क्या लिख सकते हो, आई की जगह पे यू कैन से कि आई सी अपॉन आई एग्जिट जो है वो ज्यादा गवर्निंग फैक्टर है, दैट इज वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी आई एग्जिट। अब आई एग्जिट हमारा कम रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, वो ऑब्वियसली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इन दोनों केसेस में जो हमारा कोर्स होता है, कोर्स सैंड के लिए और जो हमारा फाइन सैंड है, उन दोनों के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यूज डिफरेंट रेंज में रहती है। जैसे कि अगर जो कोर्स के लिए बात करूं तो 4 से लेकर 5 तक के बीच में क्या रहती है, कोर्स सैंड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू रहती है। और फाइन सैंड के लिए कितनी रहती है, यहाँ पे फाइन करके लिखना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं तो आप कुछ और समझोगे, इसको ना फुल फॉर्म में लिखा करो, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ना यहाँ पे, पर आप फुल फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, फाइन सैंड के लिए कितनी हो जाएगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, यू कैन से कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू।
ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 4 to 5 थी इसकी, और इसके लिए हो जाती है 6 से लेकर 7 तक। ठीक है। अब रेंज आपको पता है क्यों, जो ज्यादा फाइन होगी वो क्या है, जो हमारे पास फाइन सैंड है उसके लिए हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो कोर्स सैंड है उसके लिए हमारे को कितनी देनी पड़ेगी 4 से लेकर 5 तक देनी पड़ेगी। ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो रिलेटिवली क्या रहते हैं, फाइन से थोड़े से बड़े रहते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो आई एग्जिट मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए क्या है, गवर्निंग फैक्टर है। और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हमने ये मैंने पाइपिंग का यहाँ पे बता दिया, तो आई एग्जिट का भी मैंने यहाँ पे बता दिया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द सीपेज प्रेशर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी हमें पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो पोर वाटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं पहले। मिटाना क्या है इसमें, जब मैं बात करूं यहां पे किसकी, यहां पे बात करूं द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आप, पोर वाटर प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। कि मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक फ्लो नेट बनेगा। ठीक है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्लो नेट है, और यहाँ पे क्या था, इस तरह से था, शीट पाइल वॉल नहीं है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पर इस तरह से था। तो किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे, जैसे कि एक्स पॉइंट हमने बात की, तो इस एक्स पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे प्रेशर हेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों करनी है हमें प्रेशर हेड की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर हेड मल्टीप्लाई विद गामा डब्ल्यू होता है। अगर मुझे प्रेशर हेड की वैल्यू पता लग जाए ना किसी भी एक्स पॉइंट के लिए, तो मैं पोर वाटर प्रेशर तो इजीली निकाल सकता हूं वहां पे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे पीजोमीटर नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट इंस्टॉल द पीजोमीटर किसी भी बिनो द डैम। आप डैम के नीचे ऐसे ना जाओगे कि वहां पे आप पीजोमीटर लगाओगे, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो और क्या तरीका है, और ये तरीका है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, क्या कि अगर आपको प्रेशर हेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, आपको तो सिर्फ प्रेशर हेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसा करो, अगर उसका टोटल हेड मालूम है तो उससे अगर जो डेटा हेड को माइनस करोगे तो किसी भी सर्टेन पॉइंट यानी एक्स के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, प्रेशर हेड की वैल्यू। और प्रेशर हेड किसी भी एक्स पॉइंट के लिए अगर मुझे मिल गई, तो यू विल बी इक्वल टू जो भी हमारे पास प्रेशर हेड ऑफ दैट एक्स पॉइंट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू करूंगा, तो यू की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लियर हो गया इतना कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बोलूं कि लेट एच डब्ल्यू, ठीक है, एच डब्ल्यू या फिर शॉर्ट में लिखो एच डब्ल्यू बी द प्रेशर हेड वैल्यू ऑफ द एक्स पॉइंट। ठीक है, प्रेशर हेड वैल्यू, ठीक है, प्रेशर हेड वैल्यू आफ्टर दी एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अब क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बाद देख रहे हैं हम प्रेशर हेड की वैल्यू, सो आई कैन राइट की एच डब्ल्यू और एच डब्ल्यू, ठीक है, एक वो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, इधर प्रेशर हेड वैल्यू ऑफ द एन इक्वल ड्रॉप्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देन उस केस में यू विल बी इक्वल्स टू द प्रेशर हेड वैल्यू, ठीक है, प्रेशर हेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर हेड ऑफ दैट पॉइंट जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर हेड ऑफ द एक्स पॉइंट विल बी इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ द एक्स माइनस वैल्यू नहीं आ जाएगी द डेटम हेड ऑफ द एक्स। ठीक है, और टोटल हेड हमने कितना फाइंड आउट किया था अभी, जैसे हमने उस पॉइंट के लिए देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अबव एग्जांपल लिया था, ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अबव एग्जांपल। तो हमने क्या बोला था कि टोटल हेड ऑफ द एक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू एच माइनस एन डेल्टा एच। ठीक है, और जो भी उसका डेटम रहेगा माइनस द डेटम हेड ऑफ द एक्स पॉइंट, तो वो किसकी वैल्यू दे देगा, प्रेशर ऑफ द एक्स की वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गया। किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमने तो यहाँ पे एच डब्ल्यू लिखा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और यू विल बी इक्वल्स टू जो भी एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू। ठीक है, द गामा डब्ल्यू। तो प्रेशर यू जो है हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, टोटल हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल हेड के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, बस आपको एच पता होना चाहिए, एनडी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और डायरेक्टली आप क्या वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कि 100% फाइल लाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच करके आ जाएगा, और दैट विल बी इक्वल्स टू एच माइनस द एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच। क्लियर हो गया। और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन दी एन डी है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे थे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सीपेज प्रेशर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस रिलेशनशिप, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। क्लियर हो गया इतना जो भी मैंने यहाँ पे बताया। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी सब कुछ वही लिखा है जो भी। देखो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है तो पहले वाले आगे हमारे पास कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ आई एग्जिट। अच्छा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं डिटर्मिनेशन ऑफ आई एग्जिट के लिए फॉर्म दिस, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा रखे ना। आई कैन से कि अगर मुझे आई एग्जिट के लिए फाइंड आउट करना है, अगर मुझे आई एग्जिट के लिए फाइंड आउट करना है, तो आई कैन से द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है, वो किसके बराबर है। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, ये वो ग्रेडियंट है, इट इज द ग्रेडियंट ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड। ठीक है, लास्ट फ्लो फील्ड वेयर वाटर joins the free surface, और मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट इज आई एग्जिट विल बी इक्वल्स टू आई एग्जिट
विल बी इक्वल टू किसके बराबर होता है वो, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच पर यूनिट दी लेंथ। और ये लेंथ कौन सी है, लेंथ इज इक्वल टू लास्ट ऑफ फ्लो फील्ड, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन में हमारे को क्या होगी, गिवन टू अस इन क्वेश्चंस। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ठीक है। और डेल्टा एच को क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन दी एन डी, ठीक है। समझ में आया आपको ये जो भी मैंने बताया। दूसरा जो हमारा लास्ट है वो गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर द पाइपिंग, सो आई कैन से इट इज द, इट किसके लिए बात कर रहा हूँ, आई एग्जेड के लिए बात कर रहा हूँ, तो इज द गवर्निंग फैक्टर यानी गवर्निंग क्राइटेरिया, इट इज द गवर्निंग क्राइटेरिया इसके लिए, फॉर पाइपिंग के लिए, फॉर पाइपिंग के लिए। So I can say कि the factor of safety will be equals to, factor of safety is equals to I critical divided by I exit, the I exit, ठीक है। अब मुझे बताओ कि I exit हमारा कम रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दोनों की वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, किस तरह से आएगी। और I exit आपको पता है क्या है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, ठीक है। तो L जब हमारे पास बढ़ेगा, जो सीपेज फ्लो ऑफ द सीपेज पाथ है वो जब इंक्रीज हो जाएगा हमारा, तो इसके इंक्रीज होने से I exit का डिक्रीज हो जाना, ठीक है, समझ में आया। और I exit हमारा क्या रहना चाहिए, I exit must be less than IC, क्लियर हो गया, टू अवॉइड पाइपिंग, टू अवॉइड द पाइपिंग, क्लियर हो गया इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर भी कर लिया, एग्जिट ग्रेडियंट तो कर ही दिया, पोर वाटर प्रेशर भी कर ही दिया, और सीपेज प्रेशर को किस तरह से फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन फ्लो नेट से हमने ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी थी और तीनों चीजें हमने यहाँ पे कर दिए, फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। सिमिलरली आपको मैंने बताया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, दैट इज द IC अपॉन द एग्जिट, ठीक है। और हमारे पास पाइपिंग के लिए क्या है, सबसे पहली बात पाइपिंग के लिए, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर अगर precaution for the piping, for the piping, तो वो क्या होता है कि पाइपिंग कैन बी, आई कैन से कि पाइपिंग कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, है ना। सो देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास, द प्रिकॉशन फॉर द पाइपिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 6 to 7 फॉर द फाइन सैंड एंड 4 to 5 फॉर द कोर्स सैंड। क्लियर हो गया इतना कि हमको पाइपिंग को अवॉइड करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना प्रोवाइड हमको करना पड़ेगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि अगर से हमें पाइपिंग को अवॉइड करना है तो हम वहां पे प्रोवाइड क्या कर सकते हैं, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि हम शीट पाइल वॉल का इस्तेमाल करें, जिसको हम वर्टिकल कट ऑफ वॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो पानी पास थ्रू नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ स्टील, या फिर वो किससे बनेगा, या फिर वो बनेगा हमारा कॉन्क्रीट से, ठीक है, प्रीकास्ट या फिर इन सितु हो गया, तो कैन बी प्रोवाइडेड। अच्छा, इसको प्रोवाइड करने के बाद होगा क्या, जो हमारी लेंथ ऑफ द फ्लो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जो आई एग्जिट निकलता है ना हमारा, वो लेंथ ऑफ द फ्लो बढ़ जाएगा, आई एग्जिट घट जाएगा, आई एग्जिट घट जाएगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पाइपिंग एक और तरीके से भी हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप प्रोटेक्टिव फिल्टर का इस्तेमाल करो, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव फिल्टर बोल लो या इन्वर्टेड फिल्टर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, जो हम बात करें प्रोटेक्टिव फिल्टर की यानी इन्वर्टेड फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डैम में कहाँ देते हैं, इसकी डाउनवर्ड, यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हम चाहते क्या, हम ये फिल्टर देके हमें फायदा क्या होगा। जब भी हम फिल्टर को प्रोवाइड करते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। इसके डिजाइन पर्पस क्या है, वो सब चीजें जो है हम देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो ये अर्दन डैम है, इस मान लो ये अर्दन डैम है, तो इस अर्दन डैम में मान लो कोई भी हमारे पास डैम है। अब इस डैम में क्या है, जनरली हमारा क्या है, फ्लो नेट बनेगा, वो आपको पता है किस तरह से बनेगा कि यहाँ पे अगर हमारा क्या होगा, एक वाटर का डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है। और हम चाहते हैं कि पाइपिंग की कंडीशन को हमें अवॉइड करना है, जनरली हमारा प्रोटेक्टिव फिल्टर किसका बनेगा, क्या बनेगा, तो ये देखते हैं। तो जो हमारा प्रोटेक्टिव फिल्टर रहता है ना वो सॉइल्स का रहता है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं क्या फाइन ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल करूं या फिर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल करूं, बताओ। तो जिसने भी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बोला है, तो फाइन ग्रेन सॉइल में ना हमारे पास दो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि देखो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे पास सीपेज हो रहा है, ठीक है, तो पानी क्या है यहाँ से पास करेगा, ऑलराइट, पानी क्या करेगा यहाँ से पास होगा, तो इसकी डायरेक्शन आपको पता है कि कौन सी है, एंट्री टू एग्जिट है हमारी डायरेक्शन। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक सॉइल की, ठीक है, फॉर अ सर्टेन सॉइल के लिए, फॉर एग्जांपल आप फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बात कर रहे हो, तो फाइन ग्रेन सॉइल में प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर जो आप फाइन ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आपने अच्छी खासी जो है इसकी मोटी लेयर जो है, मान लो एच जो है हमारे पास एक अच्छी खासी इसकी एक लेयर है फाइन ग्रेन सॉइल की, आपने यहाँ पे इस्तेमाल की। अब हमारे दो पर्पज है यहाँ पे ये फिल्टर को प्रोवाइड करने की। पहला कि हमें को क्या करना है, पाइपिंग को अवॉइड करना है। पाइपिंग होती क्यों है, क्योंकि हमारी सॉइल के पार्टिकल्स है वो साथ में उड़ जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि सॉइल के पार्टिकल साथ में उड़े, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर आपने फाइन सॉइल का इस्तेमाल किया ना, तो अब देखो जो हमारी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है फाइन सॉइल की, वो जनरली क्या रहती है, कोर्स से कम रहती है, यानी जो के की वैल्यू है वो जनरली क्या रहेगी, कम रहेगी इन द केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल ऐसा नहीं कि परमेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जनरली क्या रहती है, वो कम रहती है। और आपने अच्छी खासी इसकी हाइट भी दे रखी है, तो आपने क्या किया कि आपने फाइन ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल किया। जिन्होंने भी फाइन ग्रेन का इस्तेमाल किया ना, वो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, आपका पानी आया, ठीक है, यहाँ से सॉइल के सॉलिड्स जो है वो बाहर नहीं गए, क्यों, क्योंकि फाइन ग्रेन है, ये बड़े साइज है, तो ये यहाँ पे रुक गए,
ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कोर्स जो हमारी सॉइल है वो सॉइल के पार्टिकल्स जो है यहाँ पे रुक गए, लेकिन यहाँ से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होने की वजह से यहाँ पे पानी के अकोमोडेट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छी खासी आपने लेयर दे रखी है इसकी, तो यहाँ पे पानी का अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर है ना वो बिल्टअप होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और ये अपलिफ्ट प्रेशर अगर ये ज्यादा हो गया, ये एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल के जो वेट है उससे ज्यादा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल का जितना भी हमने फिल्टर लगाया ना, ये सारा का सारा साथ में क्या आ जाएगा, उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि उखड़ के बाहर है, तो आप फाइन ग्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि फाइन ग्रेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। सेकंड ऑफ ऑल, अगर जो आप कोर्स ग्रेन सॉइल का इस्तेमाल करो, जिन्होंने भी कोर्स ग्रेन सॉइल बोला था, तो आपने क्या किया कि अच्छी खासी कोर्स ग्रेन सॉइल की क्या दे दी, एक हाइट दे दी। ठीक है, फिल्टर में आपने इस्तेमाल किया ना, इस तरह से फिल्टर में इस्तेमाल किया, और आपने अच्छी खासी क्या दे दी इसकी, एच ऑफ दी सी लिख देता हूं, एच ऑफ दी एफ लिख देता हूं। ठीक है, आपने इसको इस्तेमाल किया। अब इससे होगा क्या, अब यहां से पानी आएगा और पानी क्या इजीली क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कोर्स की क्या होती है, परमिबिलिटी जनरली क्या रहती है, हाई रहती है, एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल की क्या रहती है, जनरली हाई रहती है। ठीक है, पर कोर्स ग्रेन में एक और दिक्कत है, आप यहां से पानी तो निकल जाएगा इजीली, पर साथ में क्या निकल जाएगा, इसके सॉइल के पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, साथ में ही निकल जाएंगे। तो सॉइल के पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, इसके साथ में ही निकल जाएंगे। तो हमारा पर्पस तो सॉल्व भी नहीं हुआ। यहाँ पे पाइपिंग की कंडीशन तो तब भी प्रोड्यूस हो रही है, अगर जब हम कोर्स ग्रेन सॉइल में बात करें या फिर फाइन ग्रेन सॉइल में बात करें, इन बोथ द केसेस पाइपिंग विल बी देयर, है ना। तो हम नहीं चाहते कि पाइपिंग हो, तो आप किसी एक टाइप की सॉइल का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, दोनों का इस्तेमाल करोगे। क्यों, अगर जब आप फाइन का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करेगा, सॉइल के सॉलिड्स को पकड़ के रखेगा, और अगर जब आप कोर्स के इस्तेमाल करोगे तो उसकी परमिबिलिटी हाई रहती है, उसकी वजह से क्या होगा, पानी जो इजीली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको एनलार्ज करके दिखा दिया, यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे मैंने बड़ा करके दिखा दिया। अब मुझे बताओ कि मैं फर्स्ट में कोर्स का इस्तेमाल करूं या फिर मैं फाइन का करूं। अगर आपने कोर्स का इस्तेमाल किया तो आपको फाइन का करना पड़ेगा, अगर जो फाइन का किया है तो आपको कोर्स का करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर जब आप फाइन का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर आप कोर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट में क्या इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप फाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बताओ फर्स्ट में क्या करोगे और सेकंड में क्या करोगे, बताओ। तो लेट अस अज्यूम कि किसी ने बोला कि सर हम ना फर्स्ट में फाइन का इस्तेमाल करेंगे। चलो मान लिया हमने फाइन का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दिए, फाइन का इस्तेमाल कर दिया, और दूसरे में हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, कोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ये चीज हमने क्लियर कर दी कि एक असम्पशन तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास कि किसी ने बोला कि कोर्स हम ऊपर रखेंगे और फाइन क्या रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो जिसने भी बोला है ना कि फाइन हम ऊपर रखेंगे और कोर्स हम नीचे रखेंगे, तो उससे होगा क्या, कोर्स से पानी और सॉइल के पार्टिकल्स दोनों निकलते हैं। ठीक है, वो परमिएबल है। अच्छा, वो चलेगी। अब हमारा अपलिफ्ट प्रेशर कहाँ बिल्टअप होगा, फाइन के नीचे बिल्टअप होगा, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा पानी है इसकी परमिबिलिटी जनरली क्या रहेगी, लेस रहेगी, तो पानी यहाँ से बाहर निकलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप होगा। तो यहाँ पे हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर बिल्टअप होगा उसकी वजह से क्या है, ये हमारा जो फिल्टर है वही हमारा उखड़ के चला जाएगा। तो हमारा पर्पस यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट कौन सा हो गया, जहां पे हम कोर्स का इस्तेमाल ऊपरली साइड करेंगे, यानी कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल्स हम ऊपरली साइड इस्तेमाल करेंगे और फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या है, हमारा इसकी हाइट जो नॉर्मली हमने एच ली थी, अब वो हाइट पहले तो घट गई, इसकी हाइट पहले तो घट गई, पहले तो इसकी हाइट घट गई। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स है वो तो रुक जाएंगे, अब पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से परमिएबल होगा, यहाँ से मतलब धीरे धीरे करके जाएगा और कोर्स तक पहुंचते डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, पाइपिंग को अवॉइड करना, लेकिन अपलिफ्ट प्रेशर को हम कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते। यहाँ पे भी तो फाइन है ना, यहाँ पे भी तो हमारे कुछ ना कुछ अपलिफ्ट प्रेशर बिल्टअप होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस वन, ये वाला जो हमारा फर्स्ट केस है, इसके कंपैरिजन में ये क्या रहेगा, जनरली कम रहेगा। क्यों, इसकी हाइट ही कम कर दी हमने ऑलरेडी। दूसरा, इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ये एंश्योर करेंगे कि इसकी जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कम रहे। ठीक है, और कोर्स ग्रेन की सॉइल के लिए तो आपको पता है कि इसे पानी परमिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे डिजाइन पर्पस में आते हैं, ये बस ये क्या है, ये सब केस में आते हैं, डिजाइन में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, वो तरजागी ने हमको गाइडलाइंस दी है कि आप कौन से वाले का इस्तेमाल करो। आप परमिबिलिटी, आपको पता है ना कि परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना। अब जैसे जैसे परमिबिलिटी इसकी हाई रहेगी, मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां पे डायमीटर भी ज्यादा दे रहे हो, जैसे कि कोर्स के डाया ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द फाइन का, तो जितना हमारा डाया होगा उतनी हमारी क्या रहती है, परमिबिलिटी रहती है। क्लियर हो गया, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों रिलेशन आपको पता है। अच्छा, जो हम बात करें इसकी गाइडेंस की तो तरजागी ने हमको कुछ गाइडेंस दी है। ठीक है, तरजागी गाइडेंस किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्टिव फिल्टर के लिए, या फिर आप इन्वर्टेड फिल्टर बोल दो। ठीक है, इन्वर्टेड फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली जो रैपिड साइन फिल्टर देखते हो उसमें निचली साइड क्या रहता है, निचली साइड रहता है कोर्स ग्रेन सॉइल, और ऊपरली साइड क्या रहता है, फाइन ग्रेन सॉइल। ये जो रैपिड साइन फिल्टर है ना, ये एनवायरमेंट में आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये रैपिड साइन फिल्टर जनरली क्या होता है। ठीक है, तो उसको मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं। तो डिजाइन क्या है, डिजाइन के लिए क्या क्या यहाँ पे दे रखा है आपको, कि तरजागी ने गाइडलाइंस दी है ताकि हम यूज कर सके प्रोटेक्टिव फिल्टर को। तो क्या बोला है कि D15 ऑफ द फिल्टर जो है दैट डिवाइडेड बाय द D85 ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्टर। क्लियर हो गया, मस्ट भी, ये जो है ना, ये सब किसने दिया, गाइडेंस दे रखी है। ये बोले कि जो D15 ऑफ द फिल्टर है डिवाइडेड बाय द D85 ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्टर है, वो क्या रहना चाहिए, लेस देन द 5 रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, लेस देन द 5 रहना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये बहुत चीजें इंश्योर करती है जो कि मैंने नीचे लिखी है। अब जब इसकी बात करते हैं ना हम D15 अपॉन द D85 की,
इसका मतलब ये है कि जो हम D15 को देख रहे हैं ना, तो D15 वो पार्टिकल है जिसका जो 15% ऑफ द पार्टिकल है वो उससे क्या होंगे, छोटे होंगे, और D85 का मतलब 85% ऑफ द पार्टिकल उससे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इसको D85 बोलेंगे और D15 बोलेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने जो बोला कि D15 अपॉन दी D85, और ये क्या है, लेस देन दी 5 है। तो अगर जब आपने ये एंश्योर कर लिया ना, तो इससे क्या, ये हमारे को क्या देगा, ये फर्स्ट कंडीशन विल एंश्योर द इन्वेजन, क्या, इन्वेजन, यानी इरोजन नहीं होगा, हमारा जो सॉइल का पार्टिकल्स है वो बाहर नहीं निकलेगा। कौन करेगा ये? इट इज द फर्स्ट कंडीशन जो ये एंश्योर करेगी। अगर ये दैट इज इक्वल टू, अगर ये कितना है हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, D15 अपॉन दी D85 विल बी द आंसर। ठीक है, डी ऊपर वाला क्या है, हमारा फिल्टर है। वैसे एक और गाइडेंस दे रखी है कि 4 शुड बी लेस देन, यहाँ पे कितना लिखा है, D15 अपॉन दी D15। D15 क्या हो गया यहाँ पे, फॉर द फिल्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और D15 क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द प्रोटेक्टिव फिल्टर के लिए। ठीक है, इसके लिए भी सेम, फिल्टर डिवाइडेड बाय द प्रोटेक्टिव फिल्टर। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे लिखा है ना कि D15 अपॉन दी D15 बोला है ना यहाँ पे ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्टर, तो ये भी आपको क्या है, सेम मतलब बता रहा है कि जब हम बात करेंगे 15% ऑफ द पार्टिकल क्या है, इससे छोटे है। ठीक है, और D15 अपॉन दी तो पता ही आपको, और D50 मतलब D50 पार्टिकल्स जो है वो हमारे छोटे हैं। वो किससे आएंगे, वो हमारा सीव एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन था ना, जो हमारा साइज एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीव एनालिसिस से हमको ये चीजें मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या इंश्योर करती है कि हमारा इन्वेजन जो है नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या इंश्योर करती है, हमारी अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर को एंश्योर करती है कि जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है वो विद इन अ लिमिट रहे। ठीक है, और ये क्या है, हमारी एडिशनल हमारे को क्या दे रखी है, गाइडेंस दे रखी है। किसके लिए दे रखी है ये भी किसके लिए दे रखी है, फिल्टर अपॉन दी प्रोटेक्टिव फिल्टर, और 3 क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे को दे रखी है ये किसके लिए, टू प्रिवेंट द चोकिंग। क्लियर हो गया? अगर जो मुझे चोकिंग को प्रिवेंट करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कई बार हो जाता है ना हमारा फिल्टर चोक हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रैपिड साइलेंट फिल्टर में क्या करते हैं हम नीचे से पानी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हमारे बीच में पार्टिकल्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखे, यहाँ पे फाइन होता है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, तो पानी पहले ऊपर से आता है, लेकिन जब हम उसकी साफ सफाई करते हैं तो पानी हमारे कहाँ से आता है, नीचे से आता है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप क्या करोगे, एनवायरमेंट में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं तो वो एंश्योर करता है कि देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इरोजन और द इन्वेजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ प्रोटेक्टिव फिल्टर टेक्स प्लेस थ्रू अ फिल्टर मीडियम। ठीक है, और सेकंड कंडीशन एंश्योर क्या कर रही है हमारी, कि हमारा जो फिल्टर है उसमें एक्सेस अपलिफ्ट प्रेशर जो बिल्टअप ना हो। और थर्ड गाइडलाइंस क्या बताती है हमको, कि जो डिजाइन कंसीडरेशन है, ठीक है, तो एडिशनल डिजाइन कंसीडरेशन है ताकि टू प्रिवेंट द चोकिंग। क्लियर हो गया? तो ये फिल्टर वगैरह ये सब किसने दे रखी है हमको, तरजाकी की गाइडलाइंस है फॉर द प्रोटेक्टिव फिल्टर या फिर इन्वर्टेड फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर नहीं, यहाँ पे पता क्या लिखो, मीडियम लिखो, मीडियम। ठीक है, प्रोटेक्टिव मीडियम, यहाँ पे मीडियम आ जाएगा सब में। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर क्या है, यहाँ पे जो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल वाला है ना, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम फिल्टर। इट इज बीइंग नोन एज अ फिल्टर। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल वाला। और जो हमारा प्रोटेक्टिव मटेरियल है वो कौन सा है, जो हमारा फाइनर सॉइल है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव क्या, मीडियम। ठीक है, प्रोटेक्टिव मीडियम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर जो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि D15 और D85 की वैल्यूज दे रखी है, तो ये बोल रहा है कि जब आपकी वैल्यूज मान लो कि D15 की वैल्यू मान लो 1.2 mm है, ठीक है, और D85 की जो वैल्यू है मान लो वो कितनी है हमारे पास, 0.3 है। तो अगर इसको मैं 0.3 मान लूं तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, यानी हमारी 4 है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी 4 है, ये क्या है, हमारी 4 है, मतलब ये क्या है, हमारी सेफ लिमिट पर है। इट इज द सेफ लिमिट। अगर हमारी वैल्यू 4 यानी अगर जो 5 से ऊपर होती तो हम क्या बोलते हैं कि ये अनसेफ होता, तो उस केस में जो हमारा इन्वेजन है वो जरूर होता। लेकिन अभी वैल्यू क्या है हमारी 4 है, वो जो कि क्या है लेस देन द 5 है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज क्या रहे, कम रहे 5 से। या फिर क्या बोले हम कि इन दोनों की वैल्यू अगर जो 5 से बड़ी होगी तो वो एंश्योर नहीं करेगा इन्वेजन, वो एंश्योर क्या करेगा कि हमारी पाइपिंग वहां पे होगी। सिमिलरली जो 4 है वो क्या है, वो ये दोनों वैल्यूज जो है वो कम रहनी चाहिए, अगर जो 4 से, अगर जो आपको अपने प्रेशर को एंश्योर करना है। ठीक है, और अगर जो 5 से भी हमारी क्या होगी, 5 से अगर जो वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम एंश्योर करेंगे कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या है वहां पे अवेलेबल है। क्लियर हो गया? ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे हट जाएगा, वो अपलिफ्ट प्रेशर नहीं होगा। और यही चीज यहाँ पे भी कि 20-25 ये दोनों चीज जो है मैंने आपको बता दी है। तो ये आपको समझ में आया किस तरह से आया हमारे पास पूरा केस। अगर जो हमें डिजाइन करना है प्रोटेक्टिव फिल्टर को, तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको डिजाइन करने को नहीं आएगा, इन जनरल क्वेश्चंस में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बस मैंने आपको डिजाइन पर्पस के लिए बताया ये सब कुछ। जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना कि D15 और D85 क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जब हम बात करेंगे इसकी D15 की, किसके लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि D15 का जनरल मतलब क्या है, कि D15 का मतलब ये है कि ये साइज, D15 क्या होता है, साइज का मतलब ये है कि जो हमारे टोटल सॉइल है ना, टोटल सॉइल, जो हमारे टोटल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में 15% जो है, 15% क्या है, उससे छोटे हैं, 15% उससे छोटे हैं, और 85% क्या है, उससे बड़े हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो गया, D15 साइज का मतलब क्या है कि जो हमारे टोटल क्या है, यहाँ पे जो हमारी टोटल सॉइल में पार्टिकल है उसमें 15% क्या है, छोटे हैं, और 85% क्या है, उससे बड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि D15 की वैल्यू मान लो कि 0.2 mm है, तो 0.2 mm का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 15% जो भी पार्टिकल्स रहेंगे ना,
जो भी 15% जो 15% पार्टिकल है ना, उन पार्टिकल का जो भी साइज है, पार्टिकल का जो भी हमारा साइज है वो कितना है, 0.2 mm से क्या है, छोटा है। 0.2 mm से क्या है, ये छोटा है। और 85% पार्टिकल क्या है, उससे बड़ा है। पार्टिकल क्या है, उससे बड़ा साइज का है। ठीक है, साइज के है। ठीक है, साइज के हैं। क्लियर हो गया। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां से देखना कि क्या है, D15 का मतलब यही क्या है कि जो इसके 15% पार्टिकल है वो छोटे हैं और 85% क्या है, उससे बड़े हैं। वही चीज यहां पे लिखी कि D15 विल बी इक्वल्स टू D15 ऑफ द फिल्टर मींस टू से कि 15% उससे छोटे हैं और 85% उससे बड़े हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है हमारा फिल्टर, ऊपर कोर्स ग्रेन का यूज हो रहा है, यानी 85 इससे बड़े हैं। 85 का मतलब क्या है कि 85 इससे क्या है हमारे 85 इससे क्या है हमारे छोटे हैं और 15% ही क्या है इससे बड़े हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देख लेना अच्छे से कि D15 का क्या मतलब है, और वैसे ही आप बाकी चीजों के लिए भी लिख दो, 85 के लिए भी लिख दो, जिसके लिए भी लिख दो। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कि क्या मतलब होता है इनका, मतलब D15 मींस टू से इतने क्या है हमारे फाइनर है, 15% विल बी द फाइनर एंड 85% विल बी द कोर्सर।